नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये क्लास जो है फिजिकल ज्योग्राफी की है और फिजिकल ज्योग्राफी में हम लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रॉक्स या चट्टान की। ओके, रॉक्स या चट्टान के बारे में बात की थी। ओके, और आपसे बताया गया था कि अब हम करेंगे रॉक्स को कंप्लीट करके। आपको बताया गया था कि अब हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट या फिर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में। ओके, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ओके, हेडिंग डाल लीजिए प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को समझने से पहले हमें समझना होगा कि प्लेट क्या चीज है। ओके, तभी तो हमको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत समझ में आएगा। तो पहले समझिए प्लेट क्या है। ओके, तो प्लेट को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपनी पहली क्लास पे, जहां पे आपको बताया गया था कि पृथ्वी किन के आप जहां पे आपको बताया गया था पृथ्वी जो है ये क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित है। ओके, तो वहां पे आप पृथ्वी को तीन भागों में विभाजित किया गया था। किसमें? क्रस्ट, मेंटल और कोर में। किसमें? क्रस्ट, मेंटल और कोर में। ओके, अगर हम बात करें कि जो क्रस्ट है वो किससे निर्मित था? शियाल से आप लोग को बताया गया था। मेंटल सीमा से, और कोर की अगर बात करें तो ये निर्मित है हमारा नीफे से। ओके, यहाँ तक चीजें आपको बताई गई थी। अब हम आते हैं प्लेट पे। ठीक है, तो प्लेट क्या है? यहाँ पे आपको ये देखिए क्रस्ट दिख रहा है और ये अपर मेंटल है। ओके, तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित स्थल मंडल के बृहद खंड को ही क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ओके, तो देखिए प्लेट क्या है? क्रस्ट और अपर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल है, क्रस्ट और अपर मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित स्थल मंडल के बृहद खंड को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ओके, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है प्लेट। देखिए, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित स्थल मंडल के बृहद खंड को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। बृहद खंड को प्लेट कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए प्लेट समझ में आ गया क्या है। अब अगर प्लेट है तो ये किस चीज से बनी हुई है? कौन कौन सी प्लेटें हैं? तो ये जो प्लेटें हैं, यहाँ पे हमको दो तरह की प्लेटें देखने को मिलेंगी। मतलब जो प्लेटें हैं वो किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, तो एक बनी हुई है महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट से। ओके, तो हमें जो प्लेट होंगी वो महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट। ओके, महाद्वीपीय और महासागरीय। क्लियर है? अब देखिए, ये तो हो गया कि ये इनका निर्माण कैसे हुआ है, ये निर्मित किससे है। ओके, तो ये किससे निर्मित है? महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट से। अब इनमें इन प्लेटों में अधिकता किस चीज की होगी? अगर इसकी बात करें तो देखिए, आपको बताया गया था कि क्रस्ट जो है ये किससे मिलकर बना हुआ है? सियाल से, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम से। और मेंटल किससे मिलकर बना हुआ है? शीमा से, मींस सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओके, तो अगर हम इनमें बात करें कि इन दोनों प्लेटों में अगर ये मतलब दो ही चीज से बनेंगी है, एक महासागरीय क्रस्ट से और एक महाद्वीपीय क्रस्ट से। ओके, तो इनका निर्माण किससे हुआ है? तो इनका निर्माण हुआ है, इसमें अधिकता किस चीज की है? तो अगर इसकी बात करें तो इसमें अधिकता है सिलिका, एल्यूमिनियम
और मैग्नीशियम की। ओके, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। ओके, अब अगर हम बात करें कि इन दोनों में कौन सी ज्यादा थिक होगी, महासागरीय क्रस्ट वाली प्लेट जो है वो थिक होगी कि महाद्वीपीय क्रस्ट से जो निर्मित प्लेटें हैं वो थिक होंगी, तो देखते हैं। तो इसको कर देते हैं इरेज। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई है ना, तो इसको इरेज करते हैं फिर। अब देखिए, अगर इन दोनों में हम थिकनेस की बात करें तो महाद्वीपीय प्लेट की जो औसत मोटाई है वो महासागरीय प्लेट से क्या होती है, अधिक होती है। ओके, तो महाद्वीपीय प्लेट की औसत मोटाई महासागरीय प्लेट से क्या होती है, अधिक होती है। महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। क्लियर है? अब देखिए, ये क्या है, प्लेट है। ठीक है, तो प्लेट है तो इसका संचलन भी कहीं होगा। ठीक है, कहाँ होगा, तो देखिए, प्लेट का संचलन होगा दुर्बल मंजल पे। ओके, प्लेट का संचलन कहाँ पे होगा, दुर्बल मंजल पे होगा। ओके, ये क्या है, आपका दुर्बल मंजल है। ओके, ये क्या है, दुर्बल मंजल है, और यहाँ पे क्या होगा, इसका संचलन होगा। ओके, यहाँ पे प्लेटें जो हैं ये चलेंगी। ओके, ओके, इनका क्या होगा, संचलन होगा। और ये क्या है, जो पृथ्वी पर हमारी जो संरचनाएं हैं, इनमें ये बताया गया था, ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, ये महाद्वीपीय मग्न तट है। ओके, ये तटीय मैदान है, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। ओके, तो कहाँ चलेंगी ये प्लेटें, संचलन कहाँ पे करेंगी, दुर्बल मंजल पे। ओके, ये इनका संचलन कहाँ पे होगा, दुर्बल मंजल पे। तो जो दुर्बल मंजल पर या दुर्बल मंजल के ऊपर संचलन करती हैं, तो प्लेट संचलन कहाँ पे करती हैं, दुर्बल मंजल के ऊपर करती हैं। ठीक है, अब प्लेट आपको समझ में आ गया कि प्लेट क्या है, तो क्या है, क्रस्ट और ऊपरी मंजल के ऊपरी परत से निर्मित स्थलखंड के बृहद खंड को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। यहाँ पे दो तरह की प्लेटें हमको मिलती है, एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय क्रस्ट से निर्मित प्लेटें मिलती हैं, जिनमें सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई महासागरीय महासागरीय प्लेट से क्या होती है, अधिक होती है। तो प्लेट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब जानेंगे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में। तो उससे पहले हम समझेंगे प्लेट विवर्तनिकी। ओके, प्लेट विवर्तनिकी क्या है, अब हम ये समझते हैं। ओके, तो देखिए, इसको कर देते हैं इरेज। और अब हम समझते हैं प्लेट विवर्तनिकी। ओके, क्या समझते हैं, प्लेट विवर्तनिकी क्या है। ओके, प्लेट के बारे में आप लोग को जानकारी होगी। अब समझते हैं प्लेट विवर्तनिकी। तो देखिए, क्या बताया गया था कि प्लेट का क्या होता है, संचलन होता है। ओके, प्लेट का क्या होता है, संचलन होता है। और प्लेटों के संचलन के कारण, ओके, प्लेटों के प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी के ऊपर जो भूभौतिकी घटनाएं होती हैं, ठीक है, जो भूभौतिकी घटनाएं होती हैं, ठीक है, घटनाओं के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ओके, घटनाओं के अध्ययन क्या बोलेंगे, प्लेट विवर्तनिकी। ओके,
तो आप लोग को समझ में आ गया कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है, कि प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ओके, अब इसके सिद्धांत की अगर बात करें तो इससे संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं उसका प्रतिपादन का जो सृजन है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, बल्कि यह महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और भूचुंबकत्व सिद्धांत और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का एक सम्मिलित रूप है। ओके, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का एक सम्मिलित रूप है। लेकिन इस सिद्धांत में क्या कहा गया है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए इस सिद्धांत में क्या कहा गया है, इस सिद्धांत में कहा गया है कि प्लेटों का कहाँ पे संचलन होता है, दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन होता है। ओके, तो प्लेटों का दुर्बल मंडल के ऊपर एक दूसरे के सापेक्ष कैसा संचलन होता है, अपसारी, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी और समानांतर। ओके, तो इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि प्लेटों का दुर्बल मंडल के ऊपर एक दूसरे के सापेक्ष अपसारी, अभिसारी और समानांतर संचलन होता है। ओके, अब देखिए बात आई है अपसारी, अभिसारी और समानांतर की, तो इसके बारे में भी हम समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि प्लेटों की संख्याओं के बारे में। ओके, कि कितनी प्लेटें होती हैं हमारे स्थल मतलब स्थल मंडल पे कितने तरह की प्लेटें पाई जाती हैं। तो इनकी प्लेटों की संख्याओं में भी भूगोलवेत्ताओं में बहुत कोई एक मत नहीं है। ठीक है, कोई कहता है कि बहुत सारी प्लेटें, कुछ बृहद प्लेटें हैं, कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, लेकिन जो अमेरिकन अर्थ साइंस ने जो नंबर दिया है, जो संख्या दी है, ठीक है, उसको बहुत अधिक मान्यता प्राप्त है और उसके अनुसार उसने बताया है कि 7 बृहद प्लेटें होती हैं। ओके, उसने क्या बताया है, 7 बृहद प्लेटें बताई हैं। ओके, जिनमें बताया है कि प्रशांत महासागर एक सबसे बड़ी प्लेट है। ओके, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है, प्रशांत महासागरीय प्लेट क्या है, बताया है कि सबसे बड़ी प्लेट है। ओके, सबसे बड़ी है। और इसी के साथ एक चीज और बताई है इसने कि यह जो प्लेट है, ठीक है, महासागरीय प्लेट जो है, ये सिर्फ किससे बनी हुई है, ये सिर्फ महासागरीय क्रस्ट से बनी हुई है। ओके, ये भी बताया है कि ये प्लेट जो है ये महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है। ओके, महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है। और अन्य प्लेटें जो हैं, ठीक है, जो अन्य बृहद प्लेटें हैं, जो बाकी की 6 हैं, जो 6 बची हैं, 6 बृहद प्लेटें, वो किससे बनी हुई हैं, वो बनी हुई हैं महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट से। महासागरीय और महाद्वीपीय क्रस्ट दोनों से मिलकर बनी हुई है। ओके, सिर्फ प्रशांत महासागर प्लेट जो है ये सबसे बड़ी है और सिर्फ महासागरीय क्रस्ट से निर्मित प्लेट है। ओके, यहाँ तक चीजें पता हो गई। अब आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर इसके बारे में बाद में हम चलते हैं अपसारी, अभिसारी और समानांतर पे। ओके, तो लिख लीजिए, लिखिए, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं, जो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करते हैं। आपको बताया गया था किसके ऊपर संचलन करते हैं,
दुर्बल मंडल के ऊपर। तो जो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करते हैं। प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है। प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित हैं, जिनमें सिलिका, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम की अधिकता है। जिनमें सिलिका, मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम की अधिकता है। महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा क्या था, महाद्वीपीय प्लेट की औसत मोटाई, महाद्वीपीय प्लेट की औसत मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक है। ओके, महाद्वीपीय प्लेट की औसत मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक है। प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इससे संबंधित दिए गए सिद्धांत के प्रतिपादन का सृजन किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, बल्कि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूचुंबकत्व सिद्धांत और सागर नीतल प्रसारण सिद्धांत का एक सम्मिलित रूप है। ऐसा लिखिए, का एक सम्मिलित रूप है। आगे लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्लेटों का दुर्बल मंडल के ऊपर एक दूसरे के सापेक्ष में अपसारी, अभिसारी और समानांतर संचलन होता है। प्लेटों की संख्या को लेकर भूगोलवेत्ताओं में कोई एक मत नहीं है, लेकिन अमेरिकन अर्थ साइंस के द्वारा दी गई संख्या को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार 7 बृहद प्लेटों में प्रशांत महासागरीय प्लेट न केवल सबसे बड़ी है, बल्कि केवल महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है। वहीं अन्य बृहद प्लेटें महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट दोनों से बनी हुई हैं। ओके, अब देखिए, आते हैं हम अपसारी, अभिसारी और समानांतर पे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष संचलन। ओके, क्या हेडिंग डालेंगे? प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष संचलन। हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे कितने संचलन? 3 तरह के संचलन होते हैं। ओके, 3 तरह के संचलन कौन कौन से? अपसारी संचलन, अभिसारी संचलन और समानांतर संचलन। ओके, अपसारी, अभिसारी और समानांतर संचलन। ओके, अब देखिए, अपसारी संचलन क्या होता है? तो अपसारी संचलन जिसमें प्लेटें जो हैं एक दूसरे से क्या होती हैं? दूर जाती हैं, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। और आपको बताया गया है कि जब चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो यहाँ पे कौन सा बल कार्य करता है?
तनाव मूलक बल। ओके, कौन सा बल कार्य करता है? तनाव मूलक बल कार्य करता है। ओके, जिससे भ्रंशन की क्रिया होती है, बताया गया है ना, जिससे क्या होती है? भ्रंशन की क्रिया होती है। तनाव मूलक बल कार्य करता है, इससे क्या होती है? भ्रंशन की क्रिया होती है। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं अभिसारी की। तो अभिसारी जो है, अभिसारी प्लेट सीमांत, इनका जो मूव करती हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। ओके, ये क्या मूव करती हैं? किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करती हैं। और अगर बात करें समानांतर की, तो समानांतर प्लेट सीमांत जो है, ये पैरेलल डायरेक्शन में मूव करती हैं। ओके, पैरेलल डायरेक्शन। ओके, एक दूसरे के समानांतर ही ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाएंगे, ठीक है, पैरेलल। ओके, तो ये और ये अपसारी अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये चीजें आपको पता चल गई, अपसारी संचलन, अभिसारी संचलन और समानांतर संचलन। ओके, तो अब बात करते हैं अपसारी पे। ठीक है, अपसारी प्लेट सीमांत क्या होता है? ठीक है, अपसारी संचलन समझ में आ गया। अब समझिए अपसारी प्लेट सीमांत के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए अपसारी प्लेट सीमांत। ओके, आप देखिए, आपको क्या बताया गया है कि अपसारी जो संचलन है, वो क्या एक दूसरे से क्या हो रहा है? दूर जा रही है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करती हैं। ओके, तो ये मान लीजिए क्या है आपका, ओके, तो ये क्या है? प्लेट है जो कि क्या कर रही है? मूव कर रही है एक दूसरे के अपोजिट। ओके, ये क्या कर रही है? मूव कर रही है एक दूसरे के अपोजिट। ओके, ये इधर को मूव कर रही है, ये इधर को मूव कर रही है। ओके, एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही है, और ये कहाँ पे संचलन इसका हो रहा है? बताइए, दुर्बल मंजिल पे। ओके, दुर्बल मंजिल पे इसका संचलन हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए, अब आपको बताया गया है कि यहाँ पे क्या है, अगर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगी? भ्रंशन की क्रिया होगी, और जब भ्रंशन की क्रिया होगी तो इससे क्या होगा? कंपन होगा। ओके, और जब कंपन होगा तो आपको बताया है कि भ्रंशन की क्रिया से क्या होती है? चटकन आती है, दरारें पड़ती हैं। ओके, और तनाव होता है, खिंचाव होता है, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इसमें तनाव मूलक बल की उत्पत्ति होगी। ओके, मतलब तनाव मूलक बल क्या होगा? उत्पन्न होगा, जिससे भ्रंशन की क्रिया होगी। ओके, ये देखिए, यहाँ पे क्या होगा? अब भ्रंशन की क्या होगी? क्रिया होगी, और भ्रंशन की क्रिया से जो है तीव्र गति से क्या होगा? कंपन होगा, और जब तीव्र गति से कंपन होगा, यहाँ देखिए, अब ये भ्रंशन की क्रिया होगी जब कोई चीज दूर जाएगी और उस वो टूटेगी, उसमें तनाव होगा, तो उसमें क्या होगी? कंपन आएंगे। ठीक है, और जब कंपन आता है पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर कंपन आता है, तो हम क्या कहते हैं कि अर्थक्वेक आया है। ओके, क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक आया है। ओके,
तो हम भूकंप आने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ओके, जब तनाव मूलक बल जो है कार्य करता है और इससे भ्रंशन की क्रियाएं होती हैं तो उससे भूकंप आने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। क्लियर है? देखिए, आते हैं हम दुर्बल मंजिल पे। ये देखिए, ये आपको पता है क्या है? दुर्बल मंजिल है। ओके, और यहीं पर क्या हो रहा है? प्लेटों का संचलन हो रहा है। ओके, दुर्बल मंजिल के ऊपर ही तो प्लेटें संचलित होती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लेटों का संचलन हो रहा है। ओके, प्लेटों का यहाँ पे क्या हो रहा है? संचलन हो रहा है। अब आपको ये बताया गया है कि ये क्या है? पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, ये महाद्वीप ये तटीय मैदान है। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ओके, देखिए लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताई गई है ना। तो देखिए, इनका संचलन कहाँ पे होता है तो उस पर बात करते हैं। तो आप सारी प्लेट सीमांत जो है, ठीक है, इसका महासागर के नीतल पर भ्रंश घाटी के समीप, ओके, महासागर के नीतल पर भ्रंश घाटी के समीप आप सारी प्लेट का संचलन होता है। ठीक है, और आप सारी प्लेट का संचलन होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? तनाव मूलक बल उत्पन्न होगा। ओके, तनाव मूलक जब बल उत्पन्न होगा तो यहाँ पे क्या होगी? भ्रंशन की क्रिया होगी। ओके, और भ्रंशन की क्रिया से क्या होगा? तीव्र गति से क्या होगी? पृथ्वी पे कंपन होगा। ओके, तीव्र गति से कंपन होगा, और जब तीव्र गति से कंपन होगा तो आपको पता है कि उससे भूकंप आने की यानी अर्थक्वेक आने की जो संभावनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। ओके, और तब क्या होगा? यहाँ पर ये भ्रंश घाटी जो है इसकी चौड़ाई में वृद्धि होगी। ओके, जब ये क्या होगा? इसकी चौड़ाई में क्या होगी? वृद्धि होगी, और जब इसकी चौड़ाई में वृद्धि होगी, भ्रंश घाटी के चौड़ाई में जब वृद्धि होगी तो इस यहाँ पर दाब में कमी आएगी। ओके, जैसे जैसे इसके चौड़ाई में जो वृद्धि होगी वैसे वैसे दाब में जो है कमी आएगी, और दाब में जब कमी आएगी तो यहाँ पर दुर्बल मंडल में जो पदार्थ है यानी ब्रेडोटाइट आपको बताया गया है। ठीक है, ब्रेडोटाइट जो है इसका क्या होगा? आंशिक गलन शुरू हो जाएगा, और इससे जो मैग्मा उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होगी। ओके, इसका जब गलन होगा तो इससे क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होगी। आपको बताया गया है कि ब्रेडोटाइट क्या है? अत्यधिक क्षारीय है। ओके, देखिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो आप लोग जा करके देख लीजिए। मैं वैसे पिछले क्लास की स्लाइड्स को आप लोग के सामने दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है ब्रेडोटाइट। ओके, और ब्रेडोटाइट को क्या कहा गया है? ये अत्यधिक क्षारीय मैग्मा है। ओके, और ये कैसी है? अभ्यंतरिक चट्टाने हैं। ओके, अभ्यंतरिक चट्टाने कहाँ पे हमको प्राप्त होती हैं? जो पृथ्वी के अंदर ही क्या हो जाती हैं? क्या हो जाती हैं? इनका कूल हो जाती हैं, शीतलीकरण हो जाता है। ओके, और इनका जब पृथ्वी के अंदर ही कूलिंग हो जाती है, शीतलीकरण हो जाता है, तो ऐसी चट्टाने जो कहलाती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? अभ्यंतरिक चट्टाने कहलाती हैं। क्लियर है? तो अभ्यंतरिक चट्टानों में ही हमारा कौन सा है? ब्रेडोटाइट है, जो कि ये कहाँ पे हमको मिलता है? पृथ्वी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? इसका आंशिक गलन शुरू हो जाता है, और जब आंशिक गलन शुरू होता है, ओके, जब इसका आंशिक गलन शुरू होता है, हम लोग कहाँ पे थे? जब इसका आंशिक गलन शुरू होता है तो यहाँ से क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और भ्रंश घाटी से वही क्षारीय मैग्मा जो है बाहर आता है, और ये कहा जाता है? महासागरीय नीतल के पास। और जब महासागरीय नीतल के समीप आता है तो यहाँ पर उसी से महासागरीय कटक का निर्माण होता है। ओके, इसी से क्या होता है? महासागरीय कटक का निर्माण होता है, और ये जब ये मैग्मा बाहर आता है तो ये हम क्या कहते हैं? कि ये एक ज्वालामुखी प्रक्रिया है। ओके,
क्या कहते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया है। ओके, और आपको पता है कि यही जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी और यही पदार्थ जब बाहर निकलेगा मैग्मा के रूप में, और मैग्मा के रूप में निकलने के बाद जब ठंडा होगा तो वो कौन सी चट्टान होगी, बाह्य आग्नेय चट्टान कहलाती है। ओके, कौन सी कहलाती हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। क्लियर है। और ये जो चट्टान होगी ये किससे बनी होगी, बसाल्ट से। ओके, किससे बनी होगी, बसाल्ट से। देखिए फिर से ले चलते हैं उसी चार्ट पे आपको, यहाँ पे देखिए बसाल्ट। ओके, क्षारीय मैग्मा है, ठीक है, तो क्षारीय मैग्मा निकलेगा तो निर्मित जो संरचना बनेगी किससे बनेगी, यहाँ देखिए क्षारीय मैग्मा किससे बनेगी, बसाल्ट। ओके, तो जो चट्टान निर्मित होगा वो कौन सा होगा, बसाल्ट होगा। क्लियर है। क्लियर है। जब देखिए ब्रेजोटाइट का आंशिक गलन होगा तो ये ब्रेजोटाइट कैसा है, क्षारीय मैग्मा है। और जब क्षारीय मैग्मा निकलेगा, ठीक है, तो क्षारीय मैग्मा से बाह्य आग्नेय चट्टान, अब देखिए आप क्या बताया गया था कि ये पृथ्वी के अंदर जो ठंडी हो जाती हैं वो क्या होती हैं, अभ्यंतरिक होती हैं, और जो मैग्मा के रूप में पृथ्वी के बाहर आती हैं तो वो कौन सी कहलाती हैं, आग्नेय चट्टान कहलाती हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान। और जब बाह्य आग्नेय चट्टान है और यहाँ पे क्षारीय मैग्मा से ये इनकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, तो वो कौन सी चट्टान होगी, बसाल्ट होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है मैग्मा की अधिकता जो है, क्षारीय मैग्मा की अधिकता ज्यादा है। ओके, तो हमारी जो चट्टान निर्मित होती है बसाल्ट है, और बसाल्ट से ही किसकी उत्पत्ति होती है, बसाल्ट रॉक से ही, बताइए, बसाल्ट रॉक से ही उत्पत्ति होती है महासागरीय कटक की। क्लियर है। अब चीजें आप लोग को क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे थोड़ा सा। देखिए अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप लोग प्लीज जाकर के जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर है उसको देखेंगे, फिर चीजें आपको बिल्कुल एक आईने की तरीके से साफ हो जाएंगी। ओके, तो जब तक कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज जाकर के हमारे लास्ट वाले लेक्चर को देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर पूरी पूरी चीजें फिर से हम अगर समझाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी और हम अपने टॉपिक पे वापस नहीं आ पाएंगे। ओके, तो आप लोग लास्ट वाले लेक्चर को देखिए, बाकी यहाँ पे कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा आपको वहां पे पहुंचा दिया जाए। ओके, अब देखिए क्या होता है, महासागरीय कटक का निर्माण होता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आप इस चीज से समझिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए एक लोग हैं, ठीक है, किसी कमरे में एक लोग हैं या किसी शहर कोई बसाया गया है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, अगर 100 लोगों से मिल करके एक किसी गांव को या किसी चीज को बसाया गया है, ठीक है, अब वहां पर कोई एक लोग और आया, फिर एक एक करके बढ़ते चले गए, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इस शहर का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। ओके, इस शहर का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, कटक का जब निर्माण होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अब सारी प्लेट सीमांत पर नए कटक का निर्माण होने के कारण सागर नीतल का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। ओके, ये सागर नीतल ही तो है, सागरीय नीतल, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सागर नीतल का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अपसारी प्लेट सीमांत है ये सिर्फ अपसारी प्लेट सीमांत ही नहीं, रचनात्मक सीमांत भी या रचनात्मक किनारा भी है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अपसारी प्लेट सीमांत जो है ये रचनात्मक किनारा भी इसको हम कह सकते हैं। ओके, इसको हम रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। क्यों, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे महासागरीय कटक का निर्माण होता है। ओके, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अपसारी प्लेट सीमांत को रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, अपसारी प्लेट सीमांत, हेडिंग डाला ही है, लिख लीजिए, महासागर के नीतल पर, महासागर के नीतल पर भ्रंश घाटी के समीप अपसारी प्लेट संचलन के कारण उत्पन्न तनाव मूलक बल के द्वारा भ्रंशन की क्रिया से जब
तीव्र गति से कंपन होते हैं, तब भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तब भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि से दाब में कमी आती है। दाब में कमी आती है, जिसके कारण दुर्बल मंडल में ब्रेडोटाइट का आंशिक गलन होता है, जिससे क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा भ्रंश घाटी से होते हुए महासागर के नितल पर आते हैं, तब ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में महासागरीय कटक का निर्माण होता है। बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में महासागरीय कटक का निर्माण होता है। अपसारी प्लेट सीमांत पर नए कटक का निर्माण होने के कारण सागर नीतल का प्रसार होता है। इसलिए ही अपसारी प्लेट सीमांत को रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। मध्य अटलांटिक कटक, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के कटक के समीप होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का संबंध अपसारी प्लेट सीमांत से है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करेंगे कल, मतलब उसमें हम पढ़ेंगे अभिसारी प्लेट सीमांत के बारे में। ओके, किसके बारे में? अभिसारी प्लेट सीमांत के बारे में। ओके, तो फिर चलते हैं। जय हिंद।